नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे दलीय व्यवस्था के बारे में, यानी कि एक दलीय प्रणाली के बारे में, सिंगल पार्टी सिस्टम। फिर अगली क्लास में द्विदलीय, फिर मल्टी पार्टी, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, नाम से ही पता है सिंगल पार्टी सिस्टम, जहाँ पे एक ही दल होता है। दलीय व्यवस्था यानी कि हमारे देश की बात है, यानी कि अन्य दल तो होते ही होते हैं, लेकिन एक दल का वर्चस्व इतना ज़्यादा होता है कि कोई अन्य दल इसके सामने टिक ही नहीं पाता। समझ रहे हो? जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस जो थी 1967 तक इस वर्चस्व में थी कि कोई विपक्षी दल उनको हरा नहीं सकता था, इतनी पावर में थी। ये सारी स्थितियाँ हैं, यानी एक दल का वर्चस्व। और ये जो बुक है ना आपकी, इसमें हमारी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सारी चीज़ें बता रखी हैं। जब बहुदलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ोगे, जितने भी वर्तमान में एक्टिविटीज़ हो रही है ना, वो सब आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। अगर आप वर्तमान राजनीति के बारे में बेनिफिट और डिसएडवांटेज सारी चीज़ें जानते हो तो वह ये जो आपकी बुक है 104 बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। चलो ये हम पढ़ते हैं। ऐसी राजनीति व्यवस्था है जिसमें शासन का सूत्र यानी शक्ति एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहे। इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल एक ही दल को कार्य करने की अनुमति प्राप्त होती है और सरकार पर उसी का वर्चस्व लंबे समय तक बना रहता है। ये व्यवस्था सर्व सत्ताधारी और लोकतांत्रिक दो प्रकार की होती है। सर्व सत्ताधारी यानी कि जो तानाशाही आप कह सकते हो। एक दलीय व्यवस्था इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, चीन, सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, स्पेन आदि देशों में प्रबल है ये। और लोकतंत्र वाले में क्या है कि अन्य दल भी होते हैं, लेकिन एक दल का वर्चस्व ज़्यादा रहता है। सर्वसत्ताधारी देशों में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य हो सकते हैं, जैसे जनता की इच्छा पर राजनीतिक दल का कठोर नियंत्रण, जनता पर शासक की इच्छा का भार लादना। ओके, जनता व सरकार के बीच, यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम रह गया है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पता, बीच कड़ी का कार्य करना, नेताओं का चुनाव करना, विरोधियों को कुचलना या समाप्त करना, यानी कि विपक्ष का कोई भी नहीं होगा। विरोधियों को कुचलना, समाप्त करना, संचार व सूचना तंत्र पर दल का कठोर नियंत्रण, यानी कि न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, मैगजीन सरकार के विरोध या उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं छापा जा सकता। एक दलीय व्यवस्था यानी लोकतंत्री देश में, भारत जैसे देश में 1967 तक लोकतंत्री व्यवस्था का प्रचलन रहा। विपक्षी दलों के होते हुए भी कांग्रेस सरकार का वर्चस्व स्थापित रहा। 1967 तक कांग्रेस की सरकार बनी रही। और 12th क्लास की सेकंड बुक में आपने पढ़ा भी होगा, एक दल का वर्चस्व या एक दल के प्रभुत्व का दौर, यह चैप्टर का नाम था। एक दलीय प्रणाली के गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं, वो पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। एक दलीय प्रणाली के गुण, देखो, अलग अलग दलों के संघर्ष के अभाव में ये राष्ट्रीय एकता को कायम रखती है, क्योंकि ये सभी नागरिक एक ही विचारधारा से संबंध रखते हैं। ठीक है। एक ही दल की कार्यपालिका तथा मंत्रिमंडल होने के कारण से स्थायी सरकार की जनक है। किसी दूसरे दल के प्रभाव के बिना इससे मजबूत शासन की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि एक ही पर्सन है, वो मजबूत शासन स्थापित कर सकते हैं। लंबे समय तक की सरकार के रहने के कारण इसे दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करना संभव हो जाता है, यानी लॉन्ग टर्म जो भी गवर्नमेंट का उद्देश्य है वो पूरा कर सकते हैं। नहीं तो बार बार कोई, जैसे आज की सरकार ने कुछ रखा, दूसरी सरकार आ गई, प्लान कैंसिल कर देती है, योजनाओं को कैंसिल कर देती है। सरकार के सदस्यों में पारस्परिक विरोध न होने के कारण शासन के निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं, जिससे शासन में दाक्षता आती है, यानी एक स्थिरता बनी रहती है। गुटबंदी की कमियों से स्वस्थता दूर है, यानी कि गठबंधन की सरकार का तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं उठता यहाँ पर कि कहीं समझौते से सरकार बन जाए। यह दल लोगों में नेताओं की विचारधारा की मान्यता सुनिश्चित करता है और इस कार्य के लिए जनता को शिक्षित किया जाता है। सही बात है भाई, यहाँ पे आप खुद देख लो, चाइना में देख सकते हो, सारे के सारे लोग एजुकेटेड बहुत होते हैं, बहुत दिमाग चलता है उनकी छोटी छोटी आंखों से। इस एकमात्र दल का सदस्य बने बिना कोई भी नागरिक किसी महत्वपूर्ण सरकारी पद या नियुक्त नहीं हो सकता।
शासन तो मानना पड़ेगा। अब आता है एक दलीय प्रणाली के दोष। ये प्रणाली नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन करने वाली होने के कारण अलोकतांत्रिक है। ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू आप सोवियत संघ वाला जो चैप्टर था ना, उसके हिसाब से जोड़ सकते हो कि कैसे निरंकुशता काम करा करता कम्युनिस्ट पार्टी में। ये प्रणाली निरंकुशता एवं तानाशाही की जनक। एग्जाम्पल, सोवियत संघ समाप्त हो गया था। इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधि नहीं मिल सकता, ओनली एक ही को ही मिलेगा। इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इच्छा है वही राइट्स मिलेंगे समाज में। इसमें विरोधी दल को सकारात्मक भूमिका की अनुसूची है। कोई पक्ष सरकार की आलोचना कर नहीं सकता। इसमें चुनाव एकमात्र ढोंग है, नाम मात्र का ढोंग है। जैसे नॉर्थ कोरिया में चुनाव करवाया गया था, किम जोंग, ढोंग था। 100% वोट डाले थे उसको। ये बहुमत पर आधारित प्रणाली नहीं है, यानी किसी को वोट में बहुमत मिला हो, ऐसा नहीं है। अगली क्लास में हम द्विदलीय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। वीडियो बहुत छोटी थी। ओके, चलिए, ओके बाय। 11:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ओके बाय, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप क्लास नोट्स अपने बनाएं, अच्छे से नोट करें। बहुत ईजी है ये बुक, बहुत ही ज़्यादा है, टेंशन ना लो।